हेलो बच्चों, MBR इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल साइंस का पेपर है हाई स्कूल क्लास का। उसी के अकॉर्डिंग हम आपके बहुविकल्पी प्रश्न कुछ लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन तो 20 होंगे, लेकिन उससे तकरीबन 30-40 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर बताना कल पेपर देने के बाद कैसा आया है। तो कल आपका पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखो, ये है क्वेश्चन हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा है इसमें। लेड नाइट्रेट, तो लेड आपको पता होता है, लेड को हम किससे डिनोट करते हैं? PV से। किससे करते हैं? इसको हम करते हैं PV से, और इसे हम करते हैं NO3 से। किससे करते हैं? NO3 से। तो अब देखो, PV यहाँ भी दिया है, NO3 दिया है, PV यहाँ दिया है, NO3 और उसका होल ट्वाइस दिया है, PV यहाँ दिया है और NO2 इसका होल ट्वाइस दिया है, PbO ये दिया है। तो देखो, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, और इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। क्योंकि देखो, NO2 हो नहीं सकता है, क्योंकि NO2 यहाँ भी दिया होगा, वहाँ हम नाइट्राइड कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रेट नहीं कर सकते। नाइट्रेट हम तब करेंगे जब वहाँ पे 3 होगा, और 3 के साथ जो PV का यहाँ जो NO3 दिया है, इसका जो होल ट्वाइस होगा, तभी जाके ये सही होगा। अन्यथा ये वाला भी सही हो सकता है PbNO3, तो ये वाला भी नहीं होगा, केवल ये सही होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ये वाला। देख लो, छोटी छोटी उस पर ही गलत हो जाता है। अब देखो, इस पर PbNO3 दिया है और डिफरेंस कितना है? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ध्यान रखना हमेशा, लेड नाइट्रेट का यही होगा सूत्र। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब अभी क्या था? लेड नाइट्रेट का, अब आ गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम क्या होगा? यहाँ से देखो, इसे तो हम करते हैं Ca से डिनोट, और नाइट्रेट अभी हमने तुम्हें बताया था, ये हो जाता है NO3। क्या हो जाएगा? NO3। तो देखो, CaNO3 ये नहीं होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, ये तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रेट वहाँ भी था, नाइट्रेट यहाँ भी था। बदला क्या था? यहाँ पे लेड था और यहाँ पे कैल्शियम है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? Ca कोष्ठक में NO3 का होल ट्वाइस, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चनों की आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आगे देखो, नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? अब यहाँ आ गई pH वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखो, pH वैल्यू का मतलब क्या है? देखो, यहाँ दे रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है लाल लिटमस को। दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, और एक होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में एक और तरीका बताएं छांटवे को तुम्हें। तो देखो, इसमें क्या दे रहा है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो सबसे पहले एक pH पैमाना होता है, जिसका मान होता है यहाँ पे 7, वो होता है क्या? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अब जब यहाँ से तुम इधर चलोगे, जैसे यहाँ आए 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2, 1 और 0, 0 से लेकर 7 तक। अब इधर चलोगे तुम तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए? 14। यानी 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है pH पैमाने पर जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक। अब देखो, ये होता है उदासीन 7। ये मान जो होता है वो किसका होता है? जल का होता है, H2O का।
उदासीन मान, ठीक है। अब उसने ये कहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाओ, जब तुम यहाँ 7 से इधर चलोगे तो ये तुम्हारी है एसिड की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल, ठीक है। यहाँ से जैसे ही तुम इधर आओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा अम्ल, और जैसे ही 7 से यहाँ से तुम इधर जाओगे ये हो जाएगा तुम्हारा बेस यानी क्षार। तो यहाँ से देखो जब इधर चलोगे तो ये अम्ल हो जाएगा, ये क्षार। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन और इसी में बनता है, वो पूछ लेगा, वो कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, और कभी पूछ लेता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। जैसे उसने दे दिया कोई वहाँ पे पीएच वैल्यू दे दी है और उसने पूछा ये दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल। तो देखो यहाँ से जैसे ही तुम इधर चलोगे तो यहाँ से जब 7 से चलना स्टार्ट करोगे तो इधर प्रबल अम्ल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जैसे तुम 7 से 6 पे आए तो 7 से ज़्यादा ये अम्ल प्रबल होगा, 6 से 5 पे आओगे तो और प्रबल अम्ल होगा, 5 से 4 पे आओगे तो और प्रबल अम्ल, यानी जितना इधर बढ़ोगे। ऐसे ही क्षार की मात्रा होती है, क्षार जब 7 से इधर बढ़ते जाओगे तो क्षार प्रबल होता चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें 3 चीज़ें दी हैं, अगर क्वेश्चन छांटने का तरीका सीखो, 1 दी है वैल्यू, 5 दी है और 4 दी है कि नहीं। कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान। ये बताओ 7 से नीचे हो गए ये तीनों, क्या सभी अम्ल कर सकते हैं लाल इसको? ये तो सब किसकी मात्रा हो गई? अम्ल की हो गई, तो ये तो नहीं कर सकते हैं। अब बचा क्या? 10, और 10 मात्रा किधर है? क्षार की तरफ। कोई एक ही तो पूछ रहा है उसमें, तो जो क्षार की तरफ है तो समझ लो यहाँ पे एक छांटने का तरीका ये हो गया कि एक तो वैल्यू इसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 10 इसलिए हो जाएगी कि जो लाल लिटमस को नीला करता है वो करेगा क्षार। क्या करेगा? क्षार। हमेशा याद रखो, इसकी ट्रिक याद रखोगे तो तुम्हें याद बना रहेगा। देखो लाल लिटमस को नीला करता है कौन? क्षार। तो लाल का क्या हो गया? आर हो गया, रेड। और क्षार का मतलब इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो इसका क्या हो गया? बी। और कैसा कर रहा है? नीला। तो नीला क्या होता है? ब्लू। तो याद रखो आर बी का मतलब हो गया कि लाल को नीला कर रहा है कौन? बेस यानी क्षार। कौन नीला कर रहा है? क्षार। लाल को नीला कर रहा है क्षार। ऐसे ही जब हम देखेंगे अम्ल वाला तो उसमें क्या है कि नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल। तो देखो नीला क्या होता है? ब्लू, बी हो गया। और कौन करेगा? अम्ल, जिसे हम बोलते हैं एसिड। और कैसा करेगा? लाल। तो इसे हम करेंगे आर। तो ये हो जाएगा BAR यानी बार और RBB। ये अगर इतना 3 चीज़ याद रखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज नहीं होगे, सिर्फ 3 अंक के हिसाब। तो अब देखो यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कर रहा था तो वो कौन कर रहा था? क्षार कर रहा था। और क्षार की मात्रा हमने तुम्हें बताई 7 से ऊपर जाएगी। तो ऊपर ये 10 कहाँ है? क्षार वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। इससे तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए होंगे, क्योंकि एक तो तरीका ये पता चल गया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो वैल्यू ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये वैल्यू दे दी और इधर ये वैल्यू दे दी और मान लो उसने 4 ऑप्शन में ये डाल दिया, ये डाल दिया और ये डाल दिया, और उसने पूछा इसमें प्रबल अम्ल की वैल्यू कौन सी है, तो प्रबल अम्ल की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 2, क्योंकि जितना तुम इधर आओगे उतना ही मजबूत अम्ल तुम्हें मिलेगा। तभी तो कहते हैं कि नींबू जो होता है उसकी वैल्यू कहाँ होती है? 2 के आसपास, क्योंकि नींबू इतना खट्टा होता है अधिक से ज़्यादा। और इसी में देख लो अम्ल की पहचान कैसे होती है। जैसे अम्ल होता है एसिड, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। क्षार कैसा होता है? कड़वा। स्वाद में क्षार कड़वा और अम्ल खट्टा। तो खट्टा जो होगा वो इतनी मात्रा इसकी, तो इतना अगर इसमें याद रखोगे तो 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये दिया था कोई विलयन में लाल लिटमस को नीला करेगा तो कौन सा करेगा? जिसकी पीएच वैल्यू 10 होगी, क्योंकि 5 वाला कर नहीं सकता। ये अम्ल की पीएच वैल्यू है, ये भी अम्ल की पीएच वैल्यू है और ये भी अम्ल की पीएच वैल्यू है। तो देख लो आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, यानी पीएच वैल्यू पूछ रहा है। जठर रस जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो देखो 7 से कम, 7 से अधिक और 7 के बराबर और 0 के बराबर। तो देखो ये क्या कह रहा है? पाचन के दौरान
उत्पन्न जठर रस की पीएच वैल्यू। तो जठर रस जो होता है तुम्हारा वो होता है तुम्हारा कैसा, अम्लीय। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई मात्रा अगर गलाने वाली होगी तो वहाँ पे मात्रा होगी किसकी, अम्ल की। किसकी होगी, अम्ल की। तो जो तुम्हारा जठर रस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय। तो जब अम्लीय होगा तो अभी हमने तुम्हें बताया था यहाँ पे अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम। तो जब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच वैल्यू क्या होगी। अब पाचन क्या होगा, जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाया तो उसके साथ जो कुछ भी अंदर जाएगा तो उस खाने को गलाएगा कि नहीं गलाएगा, पचाएगा तो गलाएगा ही। तो गलाएगा तो उसमें एसिड की मात्रा ज़रूर होगी। तो जठर रस में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, एसिड। तो जब एसिड पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू बताओ 7 से अधिक होगी कि 7 से कम, क्योंकि अम्ल की मात्रा 7 से कम होती है। तो 7 से कम होगी तो इसकी आंसर क्या होगा, 7 से कम, क्योंकि अम्ल की मात्रा है तभी वो खाने को पचाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 से कम। और 7 के बराबर इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये उदासीन होता है, और उदासीन पे हमने तुम्हें बताई उदासीन किसका होता है, H2O का। जल की मात्रा वो होती, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। और जीरो तो फिर और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी बिल्कुल ख़त्म ही करेगा। तो इतनी मात्रा हो नहीं सकती है उसमें, तो 7 से अधिक हो नहीं सकती क्योंकि ये बेस होगा क्षार। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 7 से कम। अब नेक्स्ट देखो 5वां, शुद्ध जल का पीएच मान। अब देखो एक पीएच वैल्यू पे कितने क्वेश्चन आ गए, 3-4 आ गए कि नहीं आ गए। तो उसी से तुम्हें समझ में, अभी हमने बताया है, पीछे बता के गए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हो तुम अब 7, क्योंकि उदासीन की तो 7 होती है। 1 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, क्योंकि ये अम्लीय हो जाएंगे। और पानी कभी अम्लीय होता नहीं है, ना बेस, ना तो कड़वा होता है, ना पानी खट्टा होता है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 7। नेक्स्ट देखो, अब ये आ गया तुम्हारा धातु है। अब ये तुम्हें दिए हैं, ये दिया है तुम्हारा बोरोन, आगे लिथियम, सिलिकॉन और कार्बन। अब देखो बताने को हम तुम्हें अभी यहाँ बताए दे रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये, लेकिन नहीं समझ में आई है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे दिखाते हैं। देखो ये आवृत साड़ी सही से दिख रही होगी। तो देखो ये आवृत साड़ी जो तुम्हें दी है, इसमें धातु, अधातु और उपधातु कैसे पहचानते हैं हम। तो देखो यहाँ से देखो, ये हो गई तुम्हारी बॉर्डर लाइन। क्या हो गई, बॉर्डर लाइन। अब देखो इधर जो दिए हैं तत्व, ये तुम्हारे किस में आएंगे, धातु में। और इस बॉर्डर के इधर जो तत्व दिए हैं ये तुम्हारे आ जाएंगे अधातु में। किस में आएंगे, अधातु में। और ये जो हमने लाइन की है तुम्हें, ये होती हैं 7 उपधातु। टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है, 118। इसमें 91 जो होते हैं वो होते हैं धातु, एलिमेंट, यानी क्या होते हैं, धातु। और इसमें जो तुम्हारे 7 होते हैं वो होते हैं उपधातु। बचे तुम्हारे पास कितने, 20। 20 क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, अधातु। क्या हो जाएंगे, अधातु। यानी 118 तत्व हो गए ये। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो तुम्हारी ये उपधातु हो गई, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, और ये क्या दिया है, और ये टेलुरियम और पोलोनियम और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट। देख लेना, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 7 हो गए तुम्हारे उपधातु, और ये हो गई तुम्हारी अधातु, और ये हो गई तुम्हारी ये अधातु और ये धातु। अब इसमें एक चीज़ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 18 होती हैं, लेकिन यहाँ कितनी है, 17। तो एक तुम्हारी ये दी है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होती अधातु है, लेकिन ये काउंट होती है धातु वाली वहाँ में, ठीक है, ध्यान रखना। इसे अधातु ही बोलते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन वो इधर न रह के रहती है धातु वाली काउंटिंग में। तो अब देखो, अब उधर देख लो, ये तुम्हें पता चल गई। अब देखो
बोरोन दिया है। अब बोरोन जाके देखो कहाँ दिया है, उपधातु में दिया है, ये तो नहीं होगी धातु, काट दो इसको, ये नहीं होगी। इसके बाद लिथियम देखो, लिथियम कहाँ दिया है, ये दिया है, ये कौन से में, धातु में आ गई, चलो ये धातु में आ गई। अब आगे देखो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन ये दी है, किस में दी है, उपधातु में, तो ये भी धातु नहीं होगी। आगे देखो कार्बन, कार्बन तुम्हारी ये दी है, ये किस में चली गई, अधातु में, तो ये भी तुम्हारी धातु नहीं होगी। तो तुम्हारी धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम, ये वाली तुम्हारी धातु हो जाएगी। अब आवर्त सारणी से तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी धातु कौन सी उपधातु और किधर धातु और किधर उपधातु। अब इसी आवर्त सारणी में देख लो, एक चीज़ और पूछ लेता है इसी में से, वो पूछता है तुम्हारी नोबेल गैस की संख्या। कभी कभी संख्या पूछ लेता है नोबेल गैस की, कभी पूछ लेता है कि दे दिया इसमें कि इनमें से नोबेल गैस, जिसे हम बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। तो हमेशा ध्यान रखना जो 18वां ग्रुप ये बनता है, ये अक्रिय गैसों की संख्या का होता है, यानी इसमें अक्रिय तत्व मिलेंगे। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो अक्रिय तत्व हैं वो अक्रिय गैसें हैं, वो कौन से समूह में मिलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कौन से समूह में, 18, ग्रुप नंबर 18। और ब्लॉक में पूछे तो कौन से में आएगा, SP, ये ब्लॉक कौन सा है, P, और ये S, और ये D, और बचा तुम्हारा F, ये वाला। तो अगर ब्लॉक में पूछे अक्रिय गैसें तो कौन से में आएंगे, P वाले में। ग्रुप में पूछे तो 18, और इसमें अगर दे दे संख्या तो देखो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये होती हैं तुम्हारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ये है नीचे। तो ध्यान रखना ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ कभी कभी पूछ लेता है अक्रिय गैसों से। तो अब तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हारा आंसर इसमें कौन सा हो गया, लिथियम। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, Zn, Ag, Cu और Mg। तो क्या क्या कह रहा है इसमें, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी हाइड्रोजन निकालती है। तो इसमें ध्यान रखना ना तो ये होगी और ना ये होगी और ना ये होगी, इसमें होगा केवल कॉपर। क्या होगा, कॉपर, क्योंकि ये सब सक्रिय जिंक है, ये चांदी है, और ये Mg क्या है, मैग्नीशियम। तो ये इतनी नहीं है कि ये उसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सा होता है, कॉपर। बस इतना ही ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट देखो कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है, यहाँ पे कर्ता लिख गया, लिख लीजिए क्या है। अब देखो संयोजकता कैसे हम निकालते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो सबको पता होगा 6 होता है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे यानी उसमें, तो क्या है कि सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास उपकक्षा होती है उसमें हम 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 भर दिए, अब हमारे पास बचे कितने, 4, हमने 4 भर दिए। तो ध्यान रखना हमेशा संयोजकता कैसे हम देखते हैं, संयोजकता देखने का तरीका होता है 1 2 3 4, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 तक आती है तो हमारी संयोजकता वही संख्या होगी, ध्यान रखना। और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4 से ऊपर संख्या आती है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे आ गया 5 6 7 8, ये इस तरीके से आ गई, क्योंकि लास्ट में 8 तक भर जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 8 में से घटाएंगे, जैसे 5 आ गया तो 8 में से 5 माइनस किया तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। ध्यान रखना कोई किसी की भी संयोजकता पूछ ले, बस तुम्हें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, संयोजकता निकाल लोगे। तो यहाँ पे पूछी किसकी थी, कार्बन की। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, 4। तो अगर अब कहीं भी कोई संयोजकता पूछ ले तो ध्यान रखना अगर 1 से लेकर 4 तक संख्या अंतिम कक्षा में आती है तो उसकी संयोजकता वही संख्या हो जाएगी, और अगर 4 से ऊपर जाती है तो उसे हम 8 में से माइनस करके संयोजकता निकाल लेते हैं। इतना ध्यान रखना बस। नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब हीमोग्लोबिन पूछ रहा है, तो देखो एक दे रहा है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हमारे रक्त में। तो रक्त में जो होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ले जाना और ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ये होता है किसका काम, श्वसन का। किसका होता है, श्वसन का। जो हम सांस लेते हैं उसी के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना ही क्या, किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। तो वो किसके द्वारा होता है, श्वसन का। अब बचा उत्सर्जन में। उत्सर्जन में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर खाना वगैरह जा रहा है, जो कुछ भी जा रहा है, तो उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ जाते हैं उनको अलग निकालना यानी छांटना, वो होता है उत्सर्जन। शरीर से बाहर निकालना, तो वो तो हो जाएगा तुम्हारा उत्सर्जन। श्वसन क्या हो गया, हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में। पाचन क्या है, पाचन तो पता ही है, जो हम खाना पीना जो खाते हैं उसका पाचन होना, वो पाचन में आ जाएगा। और वृद्धि जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, एक 5 साल का बच्चा देखो 1 साल बाद और बड़ा होता है, इसी टाइप से, तो वो हो जाती है तुम्हारी वृद्धि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो रुधिर के समूह तो ज़्यादातर सब बच्चों को पता ही होते हैं। तो देखो इसके समूह तो होते हैं 4, लेकिन होते कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारा हो जाएगा ए ग्रुप, दूसरा होगा तुम्हारा बी ग्रुप, तीसरा होगा तुम्हारा ए बी ग्रुप। कौन सा होगा, ए बी। और जो चौथा होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा ओ ग्रुप। कौन सा होगा, ओ। अब ये 4 ग्रुप हो गए। तो देखो इसमें ए बी और ओ। तो इसमें देखो एक और क्वेश्चन इसी पे पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि रक्त समूह में कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है और कौन सा सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब ये होता है कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो हर किसी का ब्लड अपने आप में, मतलब किसी का भी ब्लड, किसी भी ग्रुप का ब्लड हो वो ले सकता है, वो तो होता है सर्वग्राही। और सर्वदाता वो होता है जो अपना रक्त किसी भी ब्लड वाले को दे सकता है, चाहे वो ए ग्रुप वाला हो, चाहे बी ग्रुप वाला हो, चाहे ए बी ग्रुप वाला हो, किसी को भी दे सकता है। और ऐसे ही सर्वग्राही। तो देखो सर्वग्राही कभी भी पूछे तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए बी किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है। और ओ वाला जो होता है वो किसी भी ब्लड समूह को दे सकता है, किसी भी ग्रुप वाले को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र निर्माण होता है हृदय में, किडनी में, प्लीहा में, यकृत में। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे। तो देखो मूत्र निर्माण, तो मूत्र निर्माण का हमेशा ध्यान रखो, मूत्र निर्माण जो होता है वो होता है हमारी किडनी द्वारा, क्योंकि जो भी मात्रा पानी वगैरह ये जो कुछ भी जाती है वो हमारी किडनी द्वारा सब कुछ छटनी होता है। तो उसमें जो मात्रा सही है वो अलग कर दी जाती है और ख़राब मात्रा को निकाल दिया जाता है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा किडनी। अब हार्ट का काम क्या होगा, इसका जो काम होगा वो होगा हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी जो हमारे अंदर खून है उसको इधर से उधर मांसपेशियों तक पहुंचाना, फिर वहाँ से लाना, यानी शुद्ध अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना। वो काम किसका होता है, हृदय का। शुद्ध अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना। ये हो गया हृदय का काम। और किडनी ये हमारे मूत्र किसके लिए होती है, मूत्र निर्माण के लिए। इसके बाद बचा हमारा प्लीहा। तो जो प्लीहा होता है इसी को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह। क्या बोलते हैं, कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह क्या, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे अंदर, तो जो
क्या है कि रोज़ मतलब डेली देखोगे तुम तो कुछ ना कुछ ख़त्म होती रहती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, मतलब जो रक्त की मात्रा होती है उसमें जो ख़राब हो जाता है वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी मृत कोशिकाएं जो होती हैं उनको क्या करता है ये प्लीहा अपने अंदर इकट्ठा करता है। इसीलिए इसको हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रगाह हम किसे कहते हैं, तो हम किसको कहेंगे, प्लीहा को। क्योंकि जो भी मृत कोशिकाएं होंगी उसमें ब्लड की, वो आरबीसी की जो मृत होंगी वो कहाँ इकट्ठी होंगी, प्लीहा के अंदर। और बाकी यकृत का काम तो तुम्हारा होता ही है, लीवर का जो कुछ भी होता है, तो ठीक है। बाकी तो इसमें आंसर तुम्हारा कौन सा हो गया, किडनी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो देखो जो 32 होती है वो तो किस में होती है, एक वयस्क मनुष्य में, बच्चों में तो नहीं होगी। तो वयस्क मनुष्य में कितनी होगी, 32। यहाँ लिख देना वयस्क मनुष्य में। मनुष्य में पाए जाते हैं। आगे जो तुम्हारी मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 20। जो बच्चा होगा एक, जिसके दांत जो निकलेंगे वो सबसे पहले मात्रा कितनी होगी, 20, क्योंकि 6 साल के बाद उसके दांत वो ख़त्म होते चले जाते हैं। तो जो दोबारा दांतों की संख्या निकलेगी वो वयस्क होने तक उस कितनी होती है, 32। तो मात्रा कितनी होगी, 20। बस इतना ही ध्यान रखना। आगे देखो, पौधों में प्रावधान कायक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। देखो अगर इसमें तुम देखोगे तो अनुकूल में है तो सब, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी तीनों होंगे। तो ये तीनों एक साथ तो हो नहीं सकते, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है पौधों में प्रावधान कायक के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। मतलब सबसे अधिक अनुकूल ये, मतलब जो जल्दी से काम करे वही तो होता है सबसे अधिक अनुकूल। तो देखो काम तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन सबसे अधिक अनुकूल जो होगा वो होगा तना। क्योंकि तना की जो होते हैं, जड़ क्या है, जड़ पानी की मात्रा को ले जाता है। जड़ यहाँ से जो पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा, वो जड़ जब पानी की मात्रा लेती है तो जाइलम द्वारा कहाँ पहुँचाती है, जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुँचाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम क्या है कि जड़ों से जो पानी की मात्रा है उसको पहुंचाती है कहाँ तक, पत्तियों तक। और यहीं पे एक दूसरा को वो पूछ लेगा फ्लोएम, इसे भी याद रखना, इसे भी पूछ लेता है। फ्लोएम का काम है कि जब पत्तियों तक जल पहुंच जाता है तो वहाँ जब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं जो पत्तियाँ, उस भोजन को तनों तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है, भोजन का वितरण करना। फ्लोएम का काम किसका होता है, भोजन का वितरण करना, भोजन का वितरण करना शाखाओं तक, ये काम होता है किसका, फ्लोएम का। ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन और ज़्यादातर पूछ लेता है, जाइलम और फ्लोएम। तो अब जड़ का काम क्या हो गया, पानी जो अवशोषित करेगी वो जाइलम के द्वारा कहाँ तक पहुँचेगा, पत्तियों तक। तना का काम ये हो गया। अब पत्ती का काम क्या है, भोजन बनाना, भोजन बनाएंगी और फ्लोएम द्वारा कहाँ पहुँचेगा, तो ये भी नहीं होगा इसमें। और प्रकलिका, ये तो पता नहीं क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, यानी तना। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और इसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि हमें मालूम लगाते कहाँ है, टिक वही लगाएंगे, यही बात जो कोई लगाएगा सो 23। क्वेश्चन को पढ़वे करो। क्वेश्चन ये 3 तरीके से बनता है। एक तो हो गया मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है, और एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, और एक क्वेश्चन बनता है मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की
संख्या मतलब लिंग गुणसूत्रों की कितने जोड़ी संख्या है, यानी एक तो जोड़ा पूछे तब, और एक कितने सूत्रों की संख्या तो, और एक पूछ रहा है लिंग गुणसूत्र की संख्या। तो देखो अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। ये दिया है लिंग गुणसूत्र, यहीं पे दिया होता लिंग गुणसूत्रों तो हमारे हो जाते कितने 46। यहाँ दिया है लिंग गुणसूत्र और यह पूछे कितने जोड़ी होते हैं तो हमारा हो जाता 23। अब यहाँ पे जो आंसर तुम्हारा होगा वो होगा 2। क्यों होगा 2? देखो जो पुरुष हो या महिला हो तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, कितनी 46। तो 46 क्या होती है 44 प्लस, अगर महिला है तो महिला में तो होगी 44 प्लस x, ठीक है। और अगर पुरुष है तो पुरुष में होगी 44 प्लस XY, यानी ये जो 44 दिए ये दोनों में कैसे होते हैं समान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो कुछ भी होता है लिंग निर्धारित करता है वो ये दोनों करते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है, यानी जो लिंग निर्धारण करेगा वो सूत्रों की संख्या कितनी है। तो देखो 2 इनके पास हैं, 2 इनके पास हैं। अब लिंग निर्धारण कैसे होगा, यहाँ से X आया और यहाँ से अगर Y आया तो लिंग निर्धारण होगा ये बच्चा जो भी होगा वो क्या होगा लड़का, क्या होगा लड़का। अगर यहाँ से X आया और यहाँ से भी X आया तो यहाँ पे क्या होगी लड़की। तो जो लिंग निर्धारण करता है वो ये वाले क्रोमोसोम जो होंगे वो निर्धारण करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर यहीं पे जोड़ी दिया होता लिंग गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी, यहाँ दे दिया होता कितनी जोड़े होंगे तो कितने हो जाते 23। और अगर यहीं पे दिया होता गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, तो तुम्हारा आंसर हो जाता 46, क्योंकि 44 ये और 2 ये तो हो जाते 46। तो ध्यान रखना तीनों तरीके से किसी भी तरीके से पूछ सकता है, केवल यहाँ पे ध्यान रखना वो लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है या कितने जोड़े पूछ रहा है या ये पूछ रहा है। ये जोड़े लिखे ना दे तो वो युग्म भी लिख सकता है, कितने युग्मक, तो समझ लेना तब भी जोड़ा पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी 2, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधि। परिवार नियोजन की स्थायी विधि। तो एक तो दे रहा है गर्भ निरोधक गोलियां, दूसरा दे रहा है निरोध का प्रयोग, तीसरा दे रहा है वैसेक्टोमी और चौथा दे रहा है गर्भपात। तो देखो अगर परिवार नियोजन की विधि देखोगे तो ये चारों हैं। परिवार नियोजन की अगर विधि देखोगे तो चारों हैं, लेकिन उसने एक चीज़ यहाँ लिख दी है, वो क्या लिख दी है स्थायी। स्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए। स्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो देखो अगर हम गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करेंगे तो ये क्या है, हम एक बार कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं रोक सकते हैं स्थायी रूप से, ठीक है। और अगर हम इसका भी प्रयोग करेंगे निरोध का तो इससे भी हम एक बार ही रोक सकते हैं, तुमको हर बार तो नहीं रोक पाएंगे, स्थायी रूप से तो नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद हमारा ये हो गया गर्भपात। गर्भपात का मतलब ये होता है किसी को यानी गर्भपात गिराना या ये सब कुछ होता है इसके बाद, तो इससे भी हम एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं रोक सकते। लेकिन एक ये जो होता है वैसेक्टोमी, इसे हम बोलते हैं पुरुष नसबंदी। क्या बोलते हैं हम, पुरुष नसबंदी। अगर हमने ये एक बार करवा दिया तो फिर हमें हमारा जो परिवार नियोजन का वो हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा स्थायी रूप से। कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वैसेक्टोमी है और एक होता है लैक्टोमी, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना, ये होती है महिला नसबंदी और ये होती है पुरुष नसबंदी। तो जब अगर स्थायी शब्द दे दे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ध्यान रखना। आगे देखो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। डायरेक्ट देख लो, क्योंकि मिट्टी जो है ये एक ठोस पदार्थ में आ जाती है, तो क्योंकि इससे हमें कोई वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम इसका बनाने की भी कोशिश करेंगे तो हमें इससे आर पार नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, मिट्टी। क्योंकि जल से भी हम बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी और कांच से भी। तो बनाएंगे हम कौन से नहीं, मिट्टी से, ध्यान रखना। तो आंसर इसमें हो जाएगा तुम्हारा
आगे आगे देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखो एक तो दे रहा है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल और कोई गोलीय। तो अब देखो वस्तु से बड़ा आभासी और प्रतिबिंब, तो एक तुम्हारा होता है क्या, ये अवतल दर्पण होता है तुम्हारा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो तुम्हारे प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 तरीके से बनते हैं, ध्यान रखना। तो 6 तरीके से कैसे बनेंगे, हमने ये अंतिम बिंदु लिया, यहाँ पे हमने लिया इनफाइनाइट यानी अनंत। इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा वक्रता केंद्र, और इसके बाद जो होता है वो होता है मुख्य फोकस, और यहाँ जो होता है वो होता है ध्रुव पोल। क्या होता है, पोल। ये बन गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्ट यहाँ से तुम्हें बता दे रहे हैं, तो इसमें देखो आंसर होगा वो अवतल दर्पण। तो अनंत पे जब वस्तु रखोगे तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, फोकस पे। वस्तु से कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के समान। जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर, वास्तविक उल्टा और बिंदु के समान। जब वस्तु हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान। कैसा बनेगा, वस्तु के समान। आगे देखो जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा, कुछ बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पर तो हमारा बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अब देखो जो तुम्हारा ये बन रहा है वो कौन बनेगा, जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे वस्तु को, यानी फोकस और क्या बोलते हैं, ध्रुव के बीच में, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी, वास्तविक और कैसा बनेगा, सीधा। आभासी, वास्तविक और सीधा, और वस्तु के बाकी दर्पण के पीछे। तो ये तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वो किस में होगी, सबको पता होगा, वो होगी तुम्हारी निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे अगर कम पूछ ले, यहाँ तो पूछ लिया सबसे अधिक, तो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम किस में होगी, हीरे में, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर इनमें से दोनों ने दिया हो फिर पूछा हो तो ध्यान रखना किसकी होगी, जल की होगी, 2 × 10⁸। हाँ, जल की होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसकी होगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम हीरे में, ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो देखो वक्रता त्रिज्या का मात्रक अगर देखोगे तो मीटर भी होगा, मिलीमीटर भी होगा, सेंटीमीटर, यानी ये सभी होंगे इसके। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, ये सभी, क्योंकि जो त्रिज्या दी होगी वो किसी में भी दी सकता है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में भी। आगे देखो नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। तो जब स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु देखोगे तो वो तुम्हारा होगा इसमें अनंत पर। किस पे होगा, अनंत पर, क्योंकि जब निकट बिंदु स्थित पूछे तो वो होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, यानी निकट पूछे तो कौन सा हो जाएगा, निकट बिंदु पर स्थित, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और जब अनंत पर पूछे तो अनंत पर, तो अनंत की दूरी कितनी हो सकती है, 6 मीटर या 20 फुट। इसे हम अनंत मान लेते हैं, 6 मीटर या 20 फुट, ठीक है। तो ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो गए, अंदाजा 20 से 40 क्वेश्चन मिनिमम बन गए होंगे। तो इनमें से ही ज़्यादातर तुम्हें क्वेश्चन कल मिल जाएंगे, और आगे जब बताना नेक्स्ट पेपर देने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।